हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। देखो बेटा, ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसमें जैसे हमने भरमौर, जो हिमाचल प्रदेश की चंबा जिले की डिस्ट्रिक्ट में आदिवासियों का जो क्षेत्र है उसके बारे में उसकी केस स्टडी है वो डिस्कस किया था कि भरमौर में क्या है कि गद्दी, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि एक चरवाहा समुदाय था जो अपने पशुओं के साथ क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारागाह की तलाश में घूमते रहते थे। अब जो भरमौर है वो क्या है कि वो समुद्र लेवल से 1500 से लेकर 3700 किलोमीटर, यानी 1500 से लेकर 3700 मीटर समुद्र तल की ऊंचाई के ऊपर स्थित है। तो इतनी अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण वहां पर जनवरी का औसत एवरेज टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस रहता है, और जून का जो एवरेज, जुलाई का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 26 डिग्री सेल्सियस है वो रहता है। तो वहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो काफ़ी हार्ड है, और उसमें क्या है कि जो गद्दी जो चरवाहे थे उनको अपना जीवन सर्वाइव करने के लिए या अपनी आजीविका चलाने के लिए कृषि में ज़्यादा जो संभावनाएं हैं वो नहीं दिखाई दी। तो इसलिए उन लोगों ने क्या है कि चरवाहा व्यवसाय को अपनाया और वो पशुओं को अपने चराने लगे। तो अब सरकार ने क्या है कि जब उप योजना जो कार्यक्रम है कि ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ऐसे क्षेत्रों के डेवलपमेंट करने के लिए सरकार आगे आई और उन्होंने ये प्रोग्राम अपनाए। तो भरमौर जो डिस्ट्रिक्ट है उसको 1975 में जब उप योजना के तहत उसको पिछड़े क्षेत्र में शामिल किया गया तो वहां पर अवसंरचना का विकास है वो होना स्टार्ट हुआ, और आधारभूत अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है वो होनी स्टार्ट हुई, और वहाँ पर जैसे सड़कें बने, स्कूल बने, बिजली की लाइनें आई। तो इस प्रकार जो आधारभूत अवसंरचना का विकास हुआ और उस वहाँ के लोगों को उससे काफ़ी फायदा है वो हुआ। अब उसी में देखो आगे डिस्कस करते हैं इसी में कि सामाजिक लाभों की प्राप्ति, कि जब उसको 1975 में उसको पिछड़ी जनजाति क्षेत्र में शामिल किया गया तो उसे सामाजिक लाभ क्या क्या है वो उसको प्राप्त हुए। भरमौर में जनजातीय समन्वित विकास योजना, कि भरमौर में जनजातीय समन्वित विकास योजना उप योजना लागू होने से आदिवासियों को अनेक सामाजिक लाभ हैं वो प्राप्त हुए। पहले क्या है कि यहाँ पर आदिवासियों की तरफ, विकास की तरफ ज़्यादा ध्यान है वो नहीं दिया जाता था। तो ये क्या है कि ये एरिया जो है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ था, भरमौर है, यहाँ पर आधारभूत जो विकास है उसकी कमी थी। लेकिन 1975 में जब इसको पिछड़ी जातियों में या उस कार्यक्रम में इनको शामिल कर लिया गया तो उसके बाद यहाँ के लोगों को काफ़ी आधारभूत सामाजिक विकास है वो हुआ और उसके लाभ है वो प्राप्त हुए। जैसे पहला है साक्षरता, दूसरा अर्थव्यवस्था, तीसरा प्रवास, चौथा समाज जीवन स्तर। ठीक है, अब पहला इसमें हम डिस्कस करते हैं कि साक्षरता, लिटरेसी रेट क्या था। इस क्षेत्र में साक्षरता दर में तीव्र वृद्धि हुई, कि पहले इस क्षेत्र में क्या है कि साक्षरता दर है वो बहुत कम थी, क्योंकि यहाँ पर इस क्षेत्र में स्कूल ही नहीं थे। अब जो स्कूल नहीं होंगे तो साक्षरता दर कैसे इंक्रीज होगी। तो जब इसको 1975 में समन्वित विकास उपयोजना में इसको शामिल किया गया तो इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत यहाँ पर स्कूल खोले गए, तो यहाँ पर जो साक्षरता दर है उसमें काफी तेजी से वृद्धि है वो हुई। स्त्री साक्षरता दर 1971 में 1.88% से बढ़कर 2001 में 42.83, यानी 19 अब स्त्री साक्षरता दर 1971 में थी 1.88, ठीक है, और वह 2001 में इंक्रीज होकर हो गई 42.83। कि जब जो भरमौर है वो समन्वित विकास योजना में शामिल नहीं था तो वहां की साक्षरता दर है वो बहुत कम थी, 1.88%। लेकिन 1975 के बाद जब उसको समन्वित विकास योजना में शामिल किया गया तो उसमें जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, उसमें बहुत तेजी से वृद्धि हुई, और विशेष रूप से महिलाओं की साक्षरता दर में, महिलाओं की साक्षरता दर जो 1971 में 1.88% थी वो 2001 में 42.83% है वो हो गई, यानी इतनी उसमें तेजी से वृद्धि है वो हुई। इससे पुरुष व स्त्री साक्षरता दर में अंतर अर्थात साक्षरता में लिंग असमानता में भी कमी हुई। अब क्या है कि इससे
पुरुष और स्त्री जो आज अगर हम करंट की बात करें तो करंट में भी क्या है कि इंडिया में क्या है कि पुरुष और महिलाओं में या स्त्री और पुरुषों में साक्षरता दर में काफी अंतर है वो देखने को मिलता है, क्योंकि पुरुषों की साक्षरता दर है वो ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि भारत को एक पुरुष प्रधान समाज है वो माना जाता है। तो यहाँ पर पुरुषों को ही ज्यादा महत्व है वो दिया जाता है, महिलाओं की तरफ ज्यादा ध्यान है वो नहीं दिया जाता। उनको तो घर के काम काज करने वालों के रूप में ही उनका ज्यादा महत्व है वो रहता है कि ये तो घर के काम ही करेंगे। लेकिन पुरुष है वो कहते हैं कि भाई ये वंश को आगे बढ़ाएगा और डेवलपमेंट है वो करेगा, इसलिए पुरुषों की तरफ ज्यादा ध्यान है वो दिया जाता है। नेक्स्ट आता है कि अर्थव्यवस्था। ठीक है कि अर्थव्यवस्था की भारमोर की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या थी, एक जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था थी। वो सिर्फ अपने जीवन का ही निर्वाह है वो कर सकते थे, वो उसमें इन्वेस्ट है वो नहीं करते थे, और उसको बाजार उन्मुखी है अर्थव्यवस्था है वो नहीं बनाते थे। लेकिन इस कार्यक्रम के तहत उनकी अर्थव्यवस्था में भी काफी अंतर है वो आया, और उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो बाजार उन्मुखी अर्थव्यवस्था है वो बन गई। गद्दियों की परंपरागत अर्थव्यवस्था जीवन निर्वाह कृषि और ऋतु प्रवास पर आधारित थी, कि उनकी जो अर्थव्यवस्था है कि जीवन निर्वाह की वो इस तरीके का वर्क करते थे कि वो सिर्फ अपना जीवन निर्वाह कर सके। और जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पर क्लाइमेटिक कंडीशंस हार्ड होने की वजह से वहां पर कृषि के विकास की ज्यादा संभावनाएं है वो नहीं दिखती, इसलिए उन्होंने चरवाही जीवन को अपनाया। तो इसलिए वो अपने पशुओं को चराने के लिए ऋतुओं के अनुसार प्रवास है, प्रवास मीन्स माइग्रेशन, की चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जाना पसंद है वो करते थे, यानी प्रवास है वो करते थे। लेकिन इस विकास उपयोजना के लागू होने के बाद यह फर्क आया, कि इस विकास योजना के लागू होने के बाद यह फर्क आया कि किसान दालों और नकदी फसलों को उगाने लगे। खेती हालांकि आज भी परंपरागत तरीके से होती है, क्योंकि इस प्रोग्राम के लागू होने के बाद यह अंतर आया कि जो किसान है वो बाजार में बेचने की फसलें हैं वो उगाने लगे, जैसे दालों को उगाने लगे। लेकिन खेती में क्या है कि अब भी जो पुराने तरीके हैं, परंपरागत जो तरीके हैं, उन्हीं तरीकों को अपनाया जाता है। आधुनिक तरीकों से खेती अब भी नहीं की जाती, खेती में अब भी पुराने तरीके हैं वही फॉलो है वो किए जाते हैं। लेकिन खेती में जीवन निर्वाह वाली बात नहीं रही। यहाँ की अर्थव्यवस्था में पशुचारण का महत्व घटा है। यह इस बात से साबित होता है कि भारमौर क्षेत्र में बसे हुए परिवारों में से केवल 10% परिवार ही ऋतु प्रवास करते हैं। अब यहाँ की अर्थव्यवस्था है उसमें ये चेंजमेंट हुआ है कि भारमौर में क्या है कि अब जो बसे हुए लोग हैं उनमें से सिर्फ 10% जो लोग हैं वही हैं ऋतुओं के अनुसार प्रवास करते हैं। बाकी जो लोग हैं वो वहीं पर एक स्थान पर रहकर कृषि है वो करते हैं, और खेती के परंपरागत तरीकों के माध्यम से ही वो लोग खेती है करते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि प्रवास माइग्रेशन। विकास योजना के फलस्वरूप सड़कें व वाहन उपलब्ध हो जाने से, अब विकास योजना के फलस्वरूप सड़कें व वाहन उपलब्ध हो जाने से जनजाति पहले से अधिक गतिशील, गद्दी जनजाति पहले से अधिक गतिशील हो गई है। आज बड़ी संख्या में ये आदिवासी शीतकाल में मजदूरी करके आजीविका कमाने के लिए कांगड़ा और आसपास के क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। अब क्या है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल होने से ये जो जनजाति है गद्दी जो आदिवासी हैं ये लोग कांगड़ा जिलों के आसपास कांगड़ा में मजदूरी करने के लिए ट्रांसपोर्ट के साधन उपलब्ध होने से कांगड़ा में के मजदूरी करने के लिए आसानी से आ जा सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था क्योंकि पहले वहां पर ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी है वो उपलब्ध नहीं थी। जीवन स्तर, शिक्षा के प्रचार व प्रसार से लोगों में अनेक मुद्दों पर जागरूकता आई है। अब देखो जीवन स्तर, पहले क्या है कि ये बिल्कुल लो लेवल का जीवन स्तर है वो जीते थे, ये सिर्फ आजीविका के लिए इनकी अर्थव्यवस्था थी, भाई जीवन है वो जैसे चल पड़े या सरवाइव कर सके। लेकिन अब क्या है कि इनके जीवन स्तर में भी लाइफस्टाइल में भी काफी चेंजमेंट है वो आ गया, क्योंकि वहां पर आधारभूत संरचना है उसका विकास हुआ, शिक्षा का विकास होने से, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो मनुष्य का विकास है वो कर सकता है, इसलिए इनके जीवन स्तर में काफी सुधार है वो देखने को मिला है। इससे लिंग अनुपात में सुधार हुआ है व महिला सशक्तिकरण को बल मिला, बाल विवाह में कमी आई,
चिकित्सा सुविधाओं से न केवल आदिवासियों की तकलीफें दूर हुई बल्कि लोगों की जीवन प्रत्याशा में भी बढ़ोतरी हुई। कि चिकित्सा सुविधाओं की वजह से लोगों की न केवल जो तकलीफें हैं वो दूर हुई है बल्कि उनका जीवन स्तर है, या ये कहें कि आयु जो लिमिट है वो भी इंक्रीज है, वो हुई है। अब पहले क्या है कि ये लोग बहुत ही लो लेवल का जीवन है वो व्यतीत करते थे। अब महिलाओं के लिंग अनुपात में भी काफी सुधार है वो देखने को मिला है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से इन लोगों में जागरूकता है वो आई है और इनका जीवन स्तर है वो काफी ऊंचा उठ गया है।